हाँ, चलिए बाबू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी विद्यार्थियों को फिर से एक बार नमस्कार। आप लोग फिर बायोलॉजी में जुड़ जाइए। क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर 1, पुष्पीय पादपों में जनन, और पार्ट 4 समझ गए। तो पार्ट 3 तक हम लोग पढ़ लिए बच्चों, तो पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, पॉइंट पे चलते हैं। अपने ध्यान से देखिएगा बाबू। देखिए ध्यान से, पराकण के बारे में बताए थे। पराकण से जनित एलर्जी क्या है? तरह की पराकण द्वारा मनुष्य में जब एलर्जी उत्पन्न होती है, पराकण द्वारा मनुष्य में जब एलर्जी उत्पन्न होती है उसे पराकण जनित एलर्जी कहते हैं। क्योंकि पराकण से बीमारियां उत्पन्न होती है, सबको पता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों पराकण मनुष्य में श्वसन संबंधित बीमारी उत्पन्न करती है, जैसे अस्थमा हो गया, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो पराकण से उत्पन्न होते हैं। लेकिन आप लोग ये भी समझिए कि पराकण से खाली बीमारी नहीं उत्पन्न होता है, पराकण से हमें लाभ भी है। जैसे में पराकण को भोजन के रूप में लेते हैं, दवा के रूप में लेते हैं, टैबलेट के रूप में लेते हैं, सिरप के रूप में लेते हैं, यानी पराकण का कहीं ना कहीं लाभ भी है। और ये याद रखिए, पराकण से जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है। ठीक है, दुनिया कोई भी चीज़ हो जिससे लाभ है उससे क्या है, हानि है। पराकण से वही बात है, समझेंगे। ध्यान से देखेंगे बच्चों। पराकण क्या होता है बाबू? कि पराकण द्वारा मनुष्य में सामान्यतः श्वसन संबंधी बीमारी उत्पन्न हो जाता है, जिससे पराकण घनित जनित एलर्जी कहते हैं। यानी पराकण से मनुष्य में श्वसन संबंधी बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, अस्थमा हो गया, याद रखेंगे, अस्थमा बार बार पूछता ऑब्जेक्टिव में, तो बाबू ध्यान देंगे और मन से देखते चलिए। पराकण हो गया। अब देखिए, सपर्णी उत्पन्न करने वाला पराकण कौन से पौधे होते हैं? तो गाजर घास और पाटोनियम। सपर्णी उत्पन्न करने वाला कौन सा परागण होते हैं बाबू? तो पाटोनियम और गाजर घास। गाजर घास जो है भारत में कहाँ से आया? अमेरिका से। कहाँ से आया? अमेरिका से। कैसे आया? अमेरिका में हाइब्रिडिंग के लिए भारत के सरकार द्वारा जब गेहूं मंगाया गया हाइब्रिडिंग का खेती करने के लिए, ताकि अच्छी मात्रा में गेहूं का उपज हो, तो उस गेहूं के साथ गाजर घास का बीज चला आया। और जब भारत में खेतों में छिड़का हुआ गेहूं, तो उसके साथ साथ पराकण जो गाजर घास है वो भी छिड़का गया, और गेहूं के साथ साथ पराकण का निर्माण हुआ। पराकण भी जम उठे, और क्या बोलते हैं, गाजर घास भी जम उठे। और जब गाजर घास बड़े हुए, तो पराकण तो अपना पोलिनेशन क्रिया करेगा, हवा द्वारा, जल द्वारा, पानी द्वारा, जैसे भी करेगा। तो वही परागण जब हवा द्वारा होंगे, तो मनुष्य के श्वसन संबंधित नाकों में आएंगे, मुंह में जाएंगे, तो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। समझ गए? तो गाजर घास कहाँ से आया बाबू? अमेरिका से। कैसे आया? जब गेहूं मंगाया गया हाइब्रिडिंग का, उसके साथ तो भारत में भी फैल गया गाजर घास। समझ गए? याद करेंगे बाबू, सपर्णी उत्पन्न करने वाला परागण पाटोनियम या गाजर घास। ध्यान देंगे, आगे देखेंगे। गाजर घास क्या है? तो गाजर घास को बच्चों एक और नाम है, गाजर घास का एक और नाम है जिसको बोलते हैं पापेनियम। क्या बोलते हैं? पापेनियम। ठीक है, ये अमेरिका से आयनित गेहूं के साथ भारत में आया था, और वर्तमान समय में मानव में एलर्जी उत्पन्न करना शुरू किया, मुख्य कारण बना। समझ गए? आगे चलेंगे। देखिए, हम पहले बताए थे ना आप लोग को कि पराकण से लाभ भी है। पराकण से क्या है बाबू? लाभ। ध्यान देंगे कि सामान्यतः पराकण का उपयोग भोजन संपूरक के रूप में किया जाता है। जैसे पराकण से शहद, विटामिन युक्त पदार्थ, टैबलेट, सिरप इत्यादि तैयार करके मानव द्वारा भोजन के संपूरक के रूप में किया जाता है। यानी पराकण को हम लोग लेते हैं दवा के रूप में, टैबलेट के रूप में, सिरप के रूप में, शहद के रूप में। समझ के? तो ये हमारा लाभ हो गया। आगे देखेंगे, लिखते जाएंगे नोटबुक में बेटा। ठीक है, तो हम लोग जितना भी पुष्प के नर भाग था, स्टेमेन भाग था, पुमंग था, ठीक है, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। पुकेसर, पुमंग, नर, जो भी बोलिए आप, समझ गए? तो यानी कि नर का, पुष्प नर के 3 भाग होते हैं, बताए थे। योजी, प्राकोश, तंतु, ये तीनों हम लोग पढ़ लिए। और उसके साथ साथ हम लोग बीजाणु पढ़ लिए, लघु बीजाणु पढ़ लिए, बीजाणुधानी पढ़ लिए।
उसके साथ साथ हम लोग परागकण भी पढ़ लिए, ठीक है। अब परागकण का काम क्या है ये भी बता देते हैं। परागकण जब परागकोश खुलता है, नर भाग के परागकोश खुलता है, तो परागकण निकल कर स्त्री भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, और वर्तिकाग्र पर जाकर वह धीरे से फिर कहाँ निकल जाएगा, अंडाशय के पास। किसके पास, अंडाशय के पास। और जब अंडाशय के पास जाएगा तो उसमें जाकर अपना फर्टिलाइजेशन वाला क्रिया करेगा, निषेचन वाला क्रिया करेगा। समझ गए। तो आगे वो लोग पढ़ेंगे हम लोग। अब चलते हैं हम लोग बाबू पुष्प के स्त्री जनन अंग में। पुष्प के स्त्री जनन अंग में चलते हैं। तो पुष्प के स्त्री जनन अंग को हम लोग जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जयांग। क्या कहते हैं बाबू, जयांग, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे जयांग को गायनेशियम भी कहते हैं। जयांग को क्या कहते हैं, गायनेशियम। क्या कहते हैं, गायनेशियम। पौधे का मादा जनन अंग को गायनेशियम भी कहते हैं या जयांग भी कहते हैं, जिसकी इकाई कार्पेल या पिस्टिल होता है। कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल, इसका मतलब क्या हुआ, मादा जनन अंग, जयांग। समझ गए। या गायनेशियम भी बोल सकते हैं। आगे ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा गया बाबू, ध्यान देंगे कि पौधे के मादा जनन अंग, पौधे के मादा जनन अंग का चित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। तो हम लोग वर्णन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ध्यान देंगे, ये जो आप फिगर देख रहे हैं बाबू, ये आपका मादा जनन अंग है, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। जहाँ से आपको अंडाशय मिलेगा, वर्तिकाग्र मिलेगा, और उसी अंडाशय में परागकण आता है, जहाँ पर उत्पाद होता है एक नए पुष्प के। जहाँ से जिस प्रकार हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव में पढ़ते हैं कि परागकण हो गया, योजी हो गया, तंतु हो गया, ठीक उसी प्रकार पुष्प में मादा वाला के भाग का भी मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं बाबू, ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ये पार्ट आपका वर्तिकाग्र होगा। क्या होगा, वर्तिकाग्र, ठीक है। और इसी वर्तिकाग्र पर क्या आता है, पोलन ग्रेन, यानी कि पराग कण। पराग कण, पोलन ग्रेन मतलब पराग कण, जो पुष्प के नर के परागकोश को फटने पर निकलता है। वही कहाँ आएगा, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र के भाग पर कौन आ गया, परागकण। और ये परागकण नालिका के द्वारा, इस नालिका के द्वारा कहाँ आएगा बच्चा, अंडाशय में। कहाँ आएगा, अंडाशय में। और अंडाशय में आने के बाद में अपना प्रोसेस करेगा, अंड के साथ मिलेगा। उसको भी ये पढ़ेंगे हम लोग। पहले अभी समझते हैं यहाँ पे कि पौधे के मादा जनन अंग को गायनेशियम कहते हैं, जिसकी इकाई कार्पेल या पिस्टिल होता है, ठीक है। कार्पेल या पिस्टिल के निम्न से कितने भाग होते हैं बच्चों, 3। ओवरी, अस्टाइल, स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है वर्तिकाग्र, अस्टाइल का मतलब होता है वर्तिका, और ओवरी का मतलब होता है अंडाश, यानी कि ओवरी, ठीक है। उसके बाद अस्टाइल, उसके बाद बाबू आ जाएगा स्टिग्मा। समझ गए। तो जो ये वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। ध्यान देंगे। ये जो बीच वाला पाइप आकार का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्टाइल। और ये वाला जो पूरा भाग है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पुष्प मदा के कितने भाग हैं, तो पुष्प मदा के 3 भाग हैं। याद करेंगे, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। वर्तिका पर परागकण आकर मिलता है, वर्तिका नलिका द्वारा अंडाशय तक पहुंचता है, और अंडाशय में जाने के बाद में अंड से मिलकर अपना प्रोसेस चालू करता है। क्लियर है, आगे चलेंगे। समझिए, ये आपका स्टिग्मा हो गया, यानी कि आपका वर्तिका हो गया, और स्त्री वर्तिका पोलन ग्रेन आया, यानी कि पराग कण आया, पराग कण।
आने के बाद में ये आपका जो नलिका है यहाँ पे, इसको हम लोग बोल देंगे स्टाइल। स्टाइल मतलब वर्तिका। हाई हो गया बेटा वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र इस नलिका से होते हुए कहाँ पहुँचेगा? अंडाशय में। कहाँ पहुँचेगा? अंडाशय में। समझ गए? जो फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। आगे ध्यान देंगे। अब देखिए, अब इसके बाद चलते हैं आगे। कार्पेल के संख्या के आधार पे गाइनोसियम के प्रकार, यानी कि वर्तिकाग्र जो हमारा स्त्रीकेसर है, कार्पेल है। कार्पेल मतलब स्त्रीकेसर या पिस्टिल मतलब स्त्रीकेसर। जो हमारा स्त्रीकेसर है बाबू, उसके संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो गाइनोसियम के कितने प्रकार होते हैं? 2। कितने होंगे बाबू? 2 होंगे। समझ जाएंगे कौन कौन 2 होंगे? इधर देख लेंगे। देखिए, पहला हो गया मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी समझ गए? मल्टी कार्पेलरी। मोनो कार्पेलरी और मल्टी। मल्टी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और मोनो मतलब एक। यानी कि मोनो कार्पेलरी मतलब क्या? एक। और मल्टी मतलब ज़्यादा। समझ गए? जब स्त्रीकेसर के अंडाशय में एक अंड की बात किया जाए और अधिक से अंडों की बात किया जाए तो एक को हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, एक को बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। वैसे गाइनोसियम जो केवल एक कार्पल से बने होते हैं, जिसमें एक स्त्रीकेसर हो, उसे मोनोकार्पेलरी, और जिसमें बहुत सारे स्त्रीकेसर होंगे उसे मल्टी कार्पेलरी। समझ गए? जिसे बहुत सारे स्त्रीकेसर होंगे मल्टी कार्पेलरी, और जिसमें एक होंगे उसे मोनोकार्पेलरी। ये भी बेटा याद कर लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे ध्यान देंगे। मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम जैंग निम्न प्रकार के होते हैं। पहला देखो एपोकार्पस, दूसरा देखो सीनोकार्पस। समझ गए? पहला क्या है बाबू? फिर से बोलो। पहला क्या है? एपोकार्पस, दूसरा सीनोकार्पस। तो एपोकार्पस में देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि वैसे मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम जिसमें सभी कार्पेल आपस में जुड़े न होते हैं। जो कार्पेल आपस में जुड़े नहीं होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। और वैसे मल्टी कार्पल गाइनोसियम जिसमें सभी कार्पेल आपस में जुड़े हुए हो तो उसे सीनोकार्पस कहते हैं। सीनोकार्पस कहते हैं। यानी कि वैसा गाइनोसियम जिसमें अधिक से अधिक कार्पल आपस में जुड़े हों, सीनोकार्पस, जिसमें नहीं जुड़े हों उसको एपोकार्पस। याद कर लेंगे भी, आगे देखेंगे। जैसे मैं पेपावर दिया है बाबू, यहाँ पे पेपावर याद कर लेंगे। चलिए अब देखो बाबू बीजांड। बीजांड क्या होता है? इसी में बीजांड है। फिगर देखिए, ओवरी हो गया। और देखिए यहाँ पे अंदर में जो भाग है बीजांड का, और बीजांड के अंदर क्या पाए जाएंगे? ठीक है, भ्रूणपोष, भ्रूणकोश, भ्रूण, ये सब पाए जाएंगे। लेकिन बीजांड की जब बात होती है तो बीजांड में क्या पाया जाता है? बीज। बीजांड में क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे बाबू थोड़ा सा। बीजांड बोलिए या उसे गुरु बीजाणुधानी। बीजांड या गुरु बीजाणुधानी। बीजांड या गुरु बीजाणुधानी के अनुसार जब अनुप्रस्थ काट करते हैं तो उसको हम अलग ढंग से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे माइक्रोस्कोप लेकर, कि कार्पेल या पिस्टिल के ओवरी। कार्पेल या पिस्टिल मतलब स्त्रीकेसर, याद कर लेंगे स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर के ओवरी के अंदर बीजांड पाया जाता है। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है बाबू? बीजांड। ध्यान दो। अब बीजांड के अंदर बीज। यहाँ समझेंगे फिर से फिगर में।
ये हमारा पूरा बच्चों ओवरी हो गया, और ओवरी के अंदर ये क्या हो गया, हमारा बीजांड हो गया, और बीजांड के अंदर ये क्या मिलेगा, आपको बीज मिलेगा। याद रखेंगे, ओवरी के अंदर क्या हो गया, बीजांड, बीजांड के अंदर बीज। ठीक है, तो अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होता है, जिसे गुरु बीजाणु धानी के नाम से भी जानते हैं। समझ गए, यानी पूछेगा इनमें से गुरु बीजाणु धानी कौन है, तो बीजांड है। कौन है, बीजांड, यानी बीजांड को ही गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। आगे ध्यान दो, उसी में बेटा कि बीजांड या गुरु बीजाणु धानु का जब अनुप्रस्थ कार्य करते हैं तो फिगर ऐसा मिलता है, और इसको 5 नंबर में पूछता है, और इसको व्याख्या करना होगा 5 नंबर में, ध्यान देंगे। देखिए, ये हमारा हो गया बीजांड, और जो ऊपर जो जो फिगर था आपका, तो वो हमारा बीजांड का फिगर था, लेकिन अनुप्रस्थ काट ये है। और ये जो अनुप्रस्थ काट है, तो जो देखिए यहाँ पे जो द्वार है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंड द्वार, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल अंड द्वार है, अंड द्वार है। और ये चलाजा है, चलाजा का भी मुख्य भूमिका होता है। और ये वाला भाग क्या बाबू, निकेलस है, आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट है। और देखो ये 3 को जो एंटीपोडल है, तो ये हमारा जो फिगर आप देख रहे हैं, तो ये फिगर हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, समझ गए। ये भ्रूण कोश है, तो इसका अनुप्रस्थ काट हम लोग अलग से करेंगे, परंतु अभी हम लोग बीजांड के बारे में समझते हैं। तो बीजांड में चलाजा हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, आउटर इंटेगुमेंट हो जाएगा, इनर इंटेगुमेंट हो जाएगा। उसके बाद बाबू आपको चलाजा यहाँ भी दिया है, एक रेफे हो जाएगा, और यहाँ एक माइक्रोफाइल हो जाएगा, यहाँ पे माइक्रोफाइल अंड द्वार, समझ गए। और ये जो पार्ट है, इसका 5 नंबर हम अलग से बनाएंगे, ये हमारा भ्रूण कोश का, इसका अनुप्रस्थ काट अलग से करेंगे हम लोग। जब बीजांड के व्याख्या आएगी तो लिखेंगे कि बीजांड जो है अंडाशय के अंदर पाया जाता है, और उसी बीजांड में अंड का निर्माण होता है, जिसका हम अनुप्रस्थ काट करके समझ सकते हैं, जिसके निम्नलिखित सारे भाग होते हैं, चलाजा हो गए, न्यूक्लियस हो गए, आउटर इंटेगुमेंट हो गए, इनर इंटेगुमेंट हो गए, ठीक है, रेफे हो गए, माइक्रोफाइल मतलब अंड द्वार हो गए, समझ गए। इस सभी का व्याख्या करेंगे चित्र सहित, तब हमको मिलेगी 5 नंबर, 5 नंबर। देखिए, पहला हो गया जन द्वार, माइक्रोफाइल या अंड द्वार। बीजांड के द्वार को माइक्रोफाइल कहते हैं, इसी भाग से प्रागनालिका बीजांड में प्रवेश करता है। ध्यान रखेंगे, बीजांड के द्वार को माइक्रोफाइल कहते हैं, इसी भाग से प्रागनालिका में बीजांड में प्रागनालिका बीजांड में क्या करता है, प्रवेश करता है, इसी द्वार से। यही हमारे माइक्रोफाइल है, इसी द्वार से प्राकण अंदर जाता है, समझ गए। आगे ध्यान देखें, चलेजा, बीजांड में माइक्रोपाइल के विपरीत ध्रुव को चलेजा कहते हैं। देखिए, ये आपका माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल मतलब यानी कि बीजांड द्वार, और इसी के विपरीत क्षेत्र जितना है ये किसका है, चलाजा का है, किसका है, चलाजा का है, समझ गए। इसमें बाबू कार्य तो नहीं लिखा गया, लेकिन आपको बता देते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस है, यानी बीजांड कार्य, बीजांड के शारीरिक भाग कायों को न्यू सेल्स कहते हैं, जिसके बाहरी आवरण को आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं। ध्यान देंगे, न्यूसेलस, यहाँ ध्यान देंगे, ये आपका न्यूसेलस है, समझ गए, ये बीजांड का न्यूसेलस है, और इसकी बाहरी परत जो है आउटर इंटेगुमेंट है, और इसके जो नीचे वाले बीच वाले जो परत दिखाई दे रहा है, इसके आउटर इंटेगुमेंट के अंदर वाला, इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, समझ गए। सबका अलग अलग कार्य है, कार्य भी समझा देंगे, पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद भ्रूणकोश है बाबू, जो फिगर हम दिखा रहे थे, छोटा वाला बीच वाला जो था, भ्रूणकोश है। बीजांड में अंडाकार संरचना को एम्ब्रियो से कहते हैं, जिसमें 8 केंद्रक होते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर देखो बाबू, फिगर में आ जाओ, ये आपका भ्रूणकोश है। अब भ्रूणकोश में कितने केंद्रक आ रहा है, 8, 3 और 3 6 और 2 कितना हो गया, 8। लेकिन कोशिकाएं कितने होते हैं, 7, 3 3 6, एगुड़े कोशिका में 2 अंड बना हुआ है, ठीक है, 2 केंद्रक बना हुआ है, सॉरी 2 केंद्रक बना हुआ है, 3 3 6 1 7। इसके बारे में एक्सप्लेन अलग से करेंगे, आगे ध्यान देंगे।
बीजांड वृत्त, बीजांड के डंठल नुमा संरचना को फिनुसियल कहते हैं। इस फिनिकल के द्वारा बीजांड समांतर ओवरी से जुड़ा होता है। चलिए, बीजांड से जो डंठल वाला भाग होता है उसको हम लोग बीजांड वृत्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक फिगर यहाँ भी देख लीजिए, एक आपका ये पुष्प हो गया, ध्यान दो, ये परागकण हो गया, ये स्त्रीकेसर वाला भाग हो गया, और यहाँ पर अंडाश हो गया, ये आपका वाह्य दलपुंज हो गया, और नीचे एक डंठल निकला होता है उसको बोलते हैं पुष्प वृंत, और इसी में यहाँ पर होता है पुष्पासन। क्या होता है? पुष्पासन। इसको बोलते हैं पुष्प वृंत। हाइलम, फ्यूनिकल तथा न्यूसेल्स के संधि स्थल को हाइलम कहते हैं। हाइलम देखिए बच्चों, हाइलम कहाँ है? हाइलम, ये संधि स्थल है, यही हाइलम है, यही बाबू क्या है? हाइलम है। इस स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम क्या बोलते हैं बाबू? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। चलिए आगे ध्यान देते हैं। हाइलम हो गया। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो इसको भी समझ लेंगे हम लोग। ध्यान देंगे, यदि ओवरी अंडाशय के अंदर केवल एक बीजांड उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं मोनोपोरिक कहते हैं। उदाहरण में धान हो जाएगा, इसके लिए गेहूं हो जाएगा और आम हो जाएगा। यदि ओवरी अंडाशय के अंदर केवल एक बीजांड हो, कितने बीजांड हो? एक बीजांड, अरे अंडाशय के अंदर सिर्फ एक बीजांड पाया जाए उसे मोनोस्पोरिक कहते हैं। जैसे आम हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया। यदि अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीजांड पाया जाए उसे पोलिस्पोरिक कहते हैं। पोलिस्पोरिक यानी कि एक बीजांड में अगर एक अंडाशय में अगर एक बीजांड पाया जाए उसे मोनोस्पोरिक, और एक बीजांड में अगर अधिक, एक ओवरी में अधिक बीजांड पाया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीस्पोरिक। पॉलीस्पोरिक, ठीक है। जैसे मान लो तरबूजा है, पपीता है, आर्किडीज है। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, अगर अंडाशय में एक बीज पाया जाए, एक अंडाशय में अगर एक बीज पाया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक। जैसे में धान, गेहूं, आम। और एक अंडाशय में अधिक बीजांड पाया जाए उसे हम लोग बोलेंगे पॉलीस्पोरिक। जैसे में तरबूज हो गया, पपीता हो गया, आर्किडीज हो गया। समझ गए? आगे चलेंगे, ठीक है। तो बाबू एक बार फिर से रिपीट कर लो। परागकण से एलर्जी होते हैं, परागकण को हम खाते भी हैं, परागकण को दवा के रूप में भी लेते हैं। समझ गए? उसके बाद हम लोग पढ़े स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर को जयांग भी कहते हैं, ठीक है, पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पेल भी कहते हैं, गायनोसियम भी कहते हैं। समझ गए? और स्त्रीकेसर के संख्या के आधार पर देखा जाए तो गायनोसियम के 2 प्रकार हैं, ठीक है। तो एक हो गया मोनोकार्पेलरी, एक हो गया मल्टीकार्पेलरी। समझ गए? जिसमें एक स्त्रीकेसर हो उसे मोनोकार्पेलरी, और जिसमें एक से अधिक हो उसे मल्टीकार्पेलरी। क्लियर है? उसके बाद बाबू हम लोग पढ़े थे स्त्रीकेसर के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला हो गया आपको अस्टिग्मा, दूसरा अस्टाइल, और तीसरा हो गया ओवरी। अस्टिग्मा मतलब और्तिकाग्र, अस्टाइल मतलब और्तिका, और ओवरी मतलब अंडाशय। समझ गए? जो ऊपरी जो भाग होती है जिसे परागकण गिरते हैं वो हो गया वर्तिकाग्र। वर्तिका नलिका से होते हुए बाबू कहाँ पहुँचती है? ओवरी के पास, और ओवरी में अपना अलग क्रिया करती है, ठीक है। हम जब ओवरी का अनुप्रस्थ काट किया, यानी अंडाशय का जब अनुप्रस्थ काट किया तो उसमें देखा कि आपको अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? अंड पाया जाता है। उसके अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है, ठीक है, और भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणपोष पाए जाएंगे। ये सब अलग अलग प्रक्रिया हैं, और हमने अंडाशय के यहाँ पर चित्रण किया और अंडाशय के बारे में समझाया कि अंडाशय में चलाजा पाए जाते हैं, हाइलम पाए जाते हैं, माइक्रोपाइल पाए जाते हैं। ये सब भाग है। माइक्रोपाइल मुख्य द्वार हो गया, मुख्य द्वार के पीछे वाला भाग को हम लोग चलाजा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइलम हो गया, उसके बाद आपको इनर इंटुगमेंट हो गया, आउटर इंटुगमेंट हो गया। ये सभी चीज़ आप लोग को अध्ययन करनी है और अच्छे ढंग से करनी है, ठीक है बाबू। तो कल मिलेंगे हम लोग 5वां पार्ट में, ठीक है। ये 4था पार्ट आपका समाप्त। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं।